औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिस्ट्री ग्रेड 10th फेडरल बोर्ड 2025 लेटेस्ट सिलेबस नेशनल बुक फाउंडेशन। और आज के दिन जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो उसका चैप्टर नंबर 3 है। उसको आज हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स हों या फिर हमारे पास एग्जांपल्स हों, जितनी भी चीज़ें हमारे पास चैप्टर 3 के अंदर है वो आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है। जिसमें चैप्टर का नाम है स्टोइकायोमेट्री। ग्रेड 9th में थे आप लोग जब आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 6 हुआ करता था, और अब जो है ये चैप्टर नंबर आप लोगों का है जी कौन सा 3। पहले हम लोग दोनों चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री भी, मैटर को भी डिस्कस कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज भी कर ली है। आज के दिन इंशाल्लाह जो है कंप्लीट स्टोइकायोमेट्री को डिस्कस करना है। तो पेज नंबर 26 से ये आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है जी स्टोइकायोमेट्री। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर राइट नाउ। ये आप लोगों के पास चैप्टर है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चैप्टर काफ़ी मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान करके आप लोगों के आगे रखूं ताकि आप लोग इसको इजीली घोल के पी जाएं। घोल के पी जाओगे तो सब समझ आ जाएगी। और स्पोर्ट दिखाया करो, हर बंदा 10-10 कमेंट करे, 20-20 कमेंट करो ताकि हमें जज्बा मिले आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिट नंबर 3 है स्टोइकायोमेट्री। देखो, स्टोइकायोमेट्री एक ग्रीक का वर्ड है, यानी कि ग्रीक एक ज़बान होती है जिसमें स्टोइकन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मैयर, यानी कि एलिमेंट्स को मैयर करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो स्टोइकायोमेट्री हमारे पास स्टडी है कि कितना सब्सटेंस हमारे पास, यानी कि गैस, लिक्विड और सॉलिड का लेगा कि वो केमिकल रिएक्शन के अंदर, और कितना बन के वापस आएगा, यानी कि कितने रिएक्टेंट्स हमारे पास कितना प्रोडक्ट देंगे। ये हमारे पास स्टोइकायोमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ते होते हैं, अगर आसान तरीन वर्ड्स में बोलूँ तो। अब स्टोइकायोमेट्री कहाँ पर यूज़ होती है? हमारे पास बहुत सी जगहों में यूज़ होती है, साबुन बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, शैम्पू के अंदर, यानी कि हर एक चीज़ के अंदर हमारे पास केमिकल्स डाले जाते हैं और ख़ास मिकदार में डाले जाते हैं। तो यहाँ सारी जगहों के ऊपर हमारे पास स्टोइकायोमेट्री यूज़ होगी, क्योंकि ये हमें बताएगी कि आखिर हम लोग कितनी चीज़ें डाल रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पास कितना साबुन बन रहा है, कितनी टूथपेस्ट बन रही है, कितने शैम्पू बन रहे हैं, कितनी मेडिसिन बन रही है, कितनी फर्टिलाइज़र बन रही है, कितने कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट बन रहे हैं, कितने कॉस्मेटिक्स बन रही हैं। ये सब चीज़ें हमारे पास स्टोइकायोमेट्री के अंदर आती हैं। तो एक एग्जैक्ट अमाउंट होती है केमिकल्स की जो हमारे पास स्टोइकायोमेट्री डिस्कस करेगी, वो हमें बताएगी कि आखिर कितना प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा कितने रिएक्टेंट्स की मदद से। अब हमारे पास स्टोइकायोमेट्री हमारे पास किस तरह से हमारी मदद करता है और किस चीज़ों के अंदर हमारे पास मदद करता है। सबसे पहले इसकी हमारी सबसे बड़ी मदद है बैलेंस्ड इक्वेशंस की। वो हम लोगों को कहता है कि दोनों रिएक्टेंट्स की साइड, यानी कि लेफ्ट वाली साइड भी और राइट वाली साइड भी इक्वल हो, यानी कि रिएक्टेंट्स वाली साइड भी और प्रोडक्ट वाली साइड में हमारे पास एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, जिसको हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशंस कहते हैं। और ये हम लोग को बताएगी स्टोइकायोमेट्री कि आखिर हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स हम लोग को चाहिए हैं किसी भी हम लोगों को रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या चलाने के लिए, और कितना प्रोडक्ट उसकी मदद से हमारे पास बनेगा। पहला टॉपिक है जी हमारे पास इसका मोल का, जिसको हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस करना है। 3.1 मोल। तो मोल क्या है? मोल हमारे पास एक तरीका है कि हम लोग काउंट करें कितने एटम्स हैं, कितने आयंस हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। आयंस हमारे पास प्लस नेगेटिव साइंस वाले होते हैं। और जिस तरह से दर्जन का मतलब हमेशा 12 होता है, ये नहीं है कि दर्जन का मतलब 24 हो जाएगा कभी और कभी जो है कुछ और हो जाएगा। तो दर्जन का मतलब 12 होता है। इसी तरह एक मोल की वैल्यू भी सेम है, हमेशा के लिए सेम है। तो वो हमारे पास क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब हम लोग को मोल क्यों चाहिए होता है? मोल हम लोग को इसलिए चाहिए होता है ताकि हम लोग कन्वर्ट कर सके मैस को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। जब भी हम लोगों ने मैस को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए हम लोग मोल को यूज़ करेंगे। केमिकल इक्वेशंस के अंदर भी हमारे पास ये यूज़ होगा काफ़ी ज़्यादा। अब एक मोल क्या है? जब भी हम लोग एक मोल किसी भी सब्सटेंस का कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक मोल ऑक्सीजन का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 16 ग्राम्स की इक्वल है, यानी कि उसका हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। और वहीं पर अगर हमारे पास O2 हो जाएगा, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 16 32 ग्राम्स हो जाएगा। अगर हमारे पास एक मोल Na ऑयन का है, बेशक वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब Na का हमारे पास मास कितना होता है, एटॉमिक मास 23 ग्राम्स। और अगर एक मोल पानी की बात करें तो वो 18 ग्राम्स है। किस तरह से? यानी कि 2 हमारे पास हाइड्रोजन के हैं प्लस एक ऑक्सीजन का है जो कि 16, तो 16 + 2 18 ग्राम्स हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा।
अगर हम लोग NaCl की बात करें तो Na23 और साथ में 35.5 हमारे पास क्लोरीन, और ये आ जाएगा 58.5 ग्राम्स। देखो कहीं ना कहीं पर मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है इन चीज़ों के अंदर इसकी वैल्यू बताते हुए, इसलिए लाजमी आप लोगों के पास कि आप लोग क्या करें, पीरियोडिक टेबल को सामने रखें और इनकी वैल्यूज़ निकालें। एग्जाम्स में आप लोगों को जो है ना वैल्यूज़ दी जाएंगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बात आप लोगों ने सिर्फ इतनी याद रखनी है कि इसकी वैल्यूज़, अब ऑब्वियसली मुझे भी सारी नहीं याद, जो मेन है उन सब की याद होती है, लेकिन बहुत सौ की मुझे भी नहीं याद होगी, बहुत सौ की आपको भी नहीं याद होगी। तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल सामने रखना है, और एग्जाम में वो जो चीज़ भी देगा उसके आखिर में वो लाजमी जो है सबके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज देता होगा जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए वहाँ पर तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना ही नहीं है। सो अब हमारे पास हर चीज़ का डिफरेंट मैथ्स हो सकता है, लेकिन मैथ्स नंबर सबके चेंज थे। हमने इसका देखा 58.5 है, उनके देखे चेंजेस थे, लेकिन आखिर में सब क्या एक मोल है। एक मोल से मरा दिया कि सब के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। वो कितने थे? वो उतने ही थे जो हम लोगों ने देखा, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है मोल रेशियोज। मोल रेशियोज क्या हैं? अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर ये रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके पानी बना रहे हैं, 2H2O2 2H2O। इसका मतलब है 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, ये जो हमारे पास 2 लगा हुआ है 2 मोल्स हैं, और साथ में 1 मोल ऑक्सीजन का। इसके तो कुछ भी नहीं है, मतलब मानना है कि हमारे पास 2 मोल ही पानी के देंगे, यानी कि 2 मोल्स ऑफ वाटर दे रहे हैं, और इसको हम लोग कहते थे मोल रेशियोज। मोल रेशियोज कहते हैं, इसका बड़ा यूज़ होगा, देखते जाओ। एक एग्जाम्पल कराता हूँ। एग्जाम्पल में क्या है कि अगर देखो तो मैथनल इस तरह से बर्न हो रहा है। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ से 3.1 पहले रीड कर देता हूँ। कहता है मैथनल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि 2CH3OH और साथ में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। 3 मोल्स ऑक्सीजन के हैं, तो इसकी वजह से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ रहे हैं और साथ में 4 पानी के मोल्स आ रहे हैं। कहता है इफ 3.50 मोल्स ऑफ मैथनल आर बर्न्ड इन ऑक्सीजन, अगर 3.50 मोल्स मैथनल के बर्न होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, तो कैलकुलेट करो क्या चीज़, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, कितने ऑक्सीजन के मोल्स यूज हुए हैं, और हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, पानी के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, कितने बने हैं। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड करना है कि हमारे पास कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है। तो अब देखो अगर 2 मोल हमारे पास इसके हैं, तो ऑक्सीजन के कितने 3 मोल्स हैं। इस बात को आप लोगों ने यहाँ पर मद्देनजर रखना है। तो हमने कहा 2 मोल्स CH3OH के ज़रूरत है 3 मोल्स ऑफ O2 के साथ। तो इसका मतलब अगर 1 मोल CH3OH का होगा तो उसको कितना चाहिए होगा, 1.5 मोल्स ऑफ O2, यानी कि 3/2 हम लोग कर देंगे। ओके, अब अगर हम लोग आगे चल के देखें तो अब हमारे पास 3.5 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, लाइक वो हमारे पास टोटल कितना बना है। अगर हम लोग कहें कि 3.5 मोल्स हैं CH3OH के, तो उसको चाहिए होगा हमारे पास 3.5 × 1.5, यानी कि 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को उसको कितना चाहिए होगा, जितना हम लोगों ने निकाला है, यानी कि अगर 1 मोल हमारे पास यहाँ पर CH3OH का हो जाए, तो यहाँ पर 3 मोल थे ऑक्सीजन के। लेकिन अब मैं कहता हूँ अगर 1 मोल हो जाए इसका CH3OH का, तो इसको कितना चाहिए होगा, यानी कि 3/2 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मैं आप लोगों को एक सेकंड ये दिखा देता हूँ। अगर इसकी वैल्यू यही आ रही है तो देखो 3/2 क्या है, 1.5। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, इसके नीचे आगे 2 को डिवाइड कर दिया, इसी वजह से 1.5 आ गया। इसका मतलब है अगर हमारे पास 3.5 मोल्स होंगे CH3OH के, तो उसकी वजह से हमारे पास कितना चाहिए होगा, यानी कि हम लोग 3.5 को सिंपली उस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये चीज़ उसने हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, 3.5 उसने दिया हुआ है, मैंने खुद से नहीं लगाया। आगे हम लोगों ने निकालना है मोल्स ऑफ वाटर मेड, कितना पानी बना। अब यहाँ पर बड़े गौर से देखो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर पानी के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि इसके कितने थे, 2 थे। तो ये बात मद्देनजर यहाँ पर रखनी है। तो हमने कहा 2 मोल्स थे CH3OH के, और वो हमारे पास 4 मोल्स पानी के बना रहे थे। इसका मतलब है कि अगर 1 मोल CH3OH का, तो 4/2 2 मोल्स पानी के बनेगा। तो अगर 3.5 मोल्स हैं, जिस तरह उसने क्वेश्चन में बोला, तो उसको सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 मोल पानी का बनेगा। अब ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल कराई है। अब आप लोगों ने ये करना है कि एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को अच्छे से कराई है। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.1 खुद करनी है, एग्जांपल 3.2 भी खुद करनी है, एंड उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.2 भी खुद करनी है,
और हालांकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हो रही है, लेकिन आप लोगों ने करनी है, और ये देन भी आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देन नेक्स्ट मोलर वॉल्यूम है उसको हम लोग करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सारी लिख ली, आप लोग देख लो, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी क्या डिवीजन हो रही है सिंपल। अब थोड़ा सा काम तो खुद किया करो ना, लकीर के फकीर नहीं बनना है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग आएंगे जी मोलर मास के ऊपर। लेट्स गो फॉरवर्ड, या मोलर वॉल्यूम हियर। सो मोलर वॉल्यूम क्या है, बड़े गौर से मोलर वॉल्यूम को समझो। वॉल्यूम यहाँ पर आ जाए इसका मतलब समझ लो कि क्यूब तो आएगा ही आएगा, यानी कि वॉल्यूम के अंदर तीन डायमेंशंस होती हैं, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। सो जो वॉल्यूम है एक मोल किसी भी गैस का, वो रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर कितना होगा, 24 डीएम क्यूब होगा। ये आप लोगों ने याद कर लेना है कि कमरे के टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर एक मोल किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम होगा, 24 डीएम क्यूब होगा। तो रूम टेम्परेचर प्रेशर से क्या मुराद है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, 1 एटीएम। तो इसका मतलब क्या है कि एक मोल किसके इक्वल है, 24 डीएम क्यूब के, यानी कि सारी गैसेस का, हाइड्रोजन हो, अमोनिया हो, ऑक्सीजन हो, या कोई सी भी गैस हो, सब का यही प्रोसेस चलेगा। अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों को कराता हूँ। व्हाट वॉल्यूम डज 2.5 moles of chlorine Cl2 gas occupy at RTP। 2.5 मोल्स है क्लोरीन्स के, तो यानी कि हम लोग सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे, 2.5 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 60 डीएम क्यूब हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट असेसमेंट है हमारे पास 3.3, ये आप लोगों ने खुद करनी है, जिससे सभी मैंने दिखाई है। इसके दोनों पार्ट्स देख लो, सेम मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर सकते ही हो ना। 3.2 में देखें तो है जी परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह से निकालनी है हम लोगों ने, इसको बड़े गौर से देखना है। परसेंटेज कंपोजिशन है क्या, हम लोगों को ये बताएगा कि हर एलिमेंट कितने परसेंट है एक कंपाउंड के अंदर, यानी कि कंपाउंड के अंदर बहुत से एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उस एक एक एलिमेंट कितना है किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसकी परसेंटेज होगी हमारे पास, परसेंटेज कंपोजिशन। ये किस तरह से हमारे पास निकलेगी, अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज कंपोजिशन, तो हाउ विल वी कैलकुलेट इट। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें क्या करना है कि मोलर मास फाउंड करना है कंपाउंड का, यानी कि सारे एटॉमिक मासेस को ऐड करना है, मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। उसके बाद फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला कि अगर परसेंटेज एलिमेंट की निकालनी है, उसके लिए मास जो एलिमेंट का उसको डिवाइड कर देना है टोटल मोलर मास के साथ। इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करने के बाद आंसर को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। एग्जाम्पल मैं एक कराता हूँ, MgO गिवन है, सो मोलर मास निकालेंगे, Mg और O दो एलिमेंट्स हैं, तो Mg का क्या हो जाएगा, 24 होता है एटॉमिक मास, जो है आप लोग पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो मोलर मास निकलेगा, तो 40 आ गया। अब एक एक एलिमेंट की हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। सो 24 को डिवाइड करेंगे हम लोग 40 के साथ, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है कि उसके मास को डिवाइड करना है मोलर मास के साथ, तो मोलर मास 40 है और 24 इसका हमारे पास एटॉमिक मास है। तो 24 को डिवाइड करेंगे सिंपली 40 के साथ, तो आंसर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 भी करना है तो 60% ये हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी सेम, 16 को डिवाइड करना है 40 के साथ, मल्टीप्लाई 100 करना है तो आंसर 40% आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 100%, यानी कि टोटल कंपोजिशन सबकी 100% होती है। ये बात आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेनी है। सो ये इसके बाद कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.4 आप लोगों ने खुद करनी है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपली उसी तरह से मोलर मैसेज निकाल के। ओके, इसको एक नज़र देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है 3.3 लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। बहुत मजे का टॉपिक है, बड़े गौर से देखना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। केमिकल रिएक्शन चल रहा है, जो सबसे पहले खत्म होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जैसे ये खत्म होगा तो हमारे पास क्या है कि रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये अब ऑब्वियसली खत्म हो जाता है, लिमिट कर देता है, इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट लिमिट हो जाएगा, उतना नहीं बन पाएगा जितना बनना चाहिए था। और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, जो कि बच जाएगा, रिएक्शन खत्म हो गया लेकिन ये बच जाएगा, ये यूज नहीं होता पूरा। तो इतना सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अब एक आध एग्जांपल मैं कराता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर किसी चीज़ का फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करना है। एग्जांपल हम लोग को देता है 3.31 के अंदर
कहता है इफ़ वी मिक्स, अगर हम लोग मिक्स करें 10 मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन गैस के हैं, 10 मोल्स ऑक्सीजन गैस के हैं, विच वन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर 2H2 + O2, जो हमारे पास बनेगा 2H2O, यानी कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन का और 2 मोल ही पानी के बन रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले चेक करना है कि कितना H2 हमारे पास बनेगा, यानी कि H2 कितना पानी बना रहा है, ये हम लोगों ने चेक करना है। तो 2 हमारे पास हाइड्रोजन के हैं और 2 ही हमारे पास पानी के हैं, तो 2H2 = 2H2O। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दोनों के 10-10 मोल्स थे, तो दोनों 10-10 मोल्स ही बना रहे हैं, यानी कि हमारे पास 10 हाइड्रोजन के मोल्स 10 ही ऑक्सीजन के मोल्स बना रहे हैं। अब हम लोगों ने ऑक्सीजन के लिए चेक करना है, यहाँ पर O2 है और वहाँ पर खाली 2H2O लिखा है, तो उसके लिए चेक करते हैं। तो एक O2 है और वहाँ पर 2 H2O है, तो इसका मतलब है 10 हाइड्रो ऑक्सीजन के, और यहाँ पर ये डबल है, तो मतलब 20 हमारे पास किसके हैं, H2O के हैं। तो हाइड्रोजन का जब हमने देखा तो क्या था कि हाइड्रोजन 10 मोल्स वाटर के दे रहा है और ऑक्सीजन 20 मोल्स वाटर के दे रहा है, तो H2 कम दे रहा है, इसलिए H2 क्या है हमारे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि ये कम प्रोडक्ट बना रहा है। H2 और O2 ज़्यादा बना रहा है, इसलिए वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर बड़ी गौर से करनी है, और इसकी एग्जांपल्स हैं 3.4 एंड देन ये पूरी कॉन्सेप्ट असेसमेंट मैंने लिखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। सेम इसी तरह से सॉल्व करनी है और कुछ भी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, मोलर masses एंड डिविजन्स, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पर देखनी है वो है जी थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंट यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड क्या है और परसेंट यील्ड क्या है, इसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है कि ये हमारे पास वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने बड़ी मैथमेटिक्स की है, बड़ी बैलेंस्ड इक्वेशंस बनाई हैं, तो अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ इतना प्रोडक्ट बन जाएगा, वो है जी थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड ये है कि जो हमें असल में प्रोडक्ट मिलेगा जब हम लोग एक्सपेरिमेंट अपनी ज़िंदगी में करेंगे, तो वो एक्चुअल यील्ड होगा। परसेंट यील्ड क्या है, परसेंट यील्ड हमारे पास ये है कि कितना क्लोज है हमारा एक्चुअल रिजल्ट थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन से, यानी कि एक थ्योरी बनाई थी कि हाँ इतना होगा, फिर असल में किया तो एक्चुअल आया। अब इन दोनों में कितना रिलेशन है, कितने क्लोज हैं दोनों एक दूसरे से, वो परसेंट यील्ड हमें बताएगा। तो परसेंट यील्ड हमारे पास किसके इक्वल होता है कि अगर हम लोग एक्चुअल यील्ड को डिवाइड कर दें थ्योरेटिकल यील्ड से, एंड देन जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंट यील्ड निकल आएगा। अब हमारे पास एक्चुअल यील्ड कभी कभी कम क्यों होता है, हालांकि थ्योरी में हमने देखा कि ज़्यादा आ रहा है और जो है फिर हमारे पास एक्चुअल में कम आएगा, इसकी वजह क्या है। देखो कभी कभी हम लोग प्रोडक्ट को लूज़ कर देते हैं फिल्ट्रेशन के दौरान, वॉशिंग के दौरान, एवेपोरेशन के दौरान, इवन वेपर्स की फॉर्म में उड़ सकता है, और या कोई और साइड रिएक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हमारे पास लेस बने एक्चुअल यील्ड। और कुछ हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बीकर के साथ लग सकता है, यानी कि चिमट जाए उसके साथ, बाहर ना निकल पाए, तो बहुत सी चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, इसी वजह से हमारे पास अक्सर औकात एक्चुअल यील्ड कम होता है। एक आध एग्जांपल मैं कराता हूँ। एग्जांपल है जी 3.5, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आयरन है, कॉपर सल्फेट है और आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर बन रहा है खाली। तो 3.5 में वो हमें बोलता है कि इन एन इंडस्ट्री कॉपर मेटल वाज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। कॉपर मेटल उसने बनाया इस रिएक्शन को यूज़ करके, यानी कि आयरन के साथ उसने कॉपर सल्फेट यूज़ किया, देन आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर आ गया। कहता है 1.274 ग्राम्स कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ Fe metal, a yield of 0.392 of copper metal is obtained. Calculate the percentage yield. अब मैस हमारे पास जो है वो गिवन है कॉपर सल्फेट का, और वो कितना है 1.7274, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। मोलर मैस हमें चाहिए जी कॉपर सल्फेट का, तो Cu का क्या होगा 63.5, और हमारे पास यहाँ पर जो सल्फर है उसका 32 है, और 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 4 × 16, तो आ जाएगा 64, तो ऐड करेंगे तो 159.5 ग्राम्स पर मोल। अब 159.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट है, तो वो हमारे पास असल में 1 मोल के ही इक्वल है, और यहाँ से मैं आप लोगों को करा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। हाँ जी, सो सिंपल हम लोगों ने क्या करना, हमने कहा एक कॉपर सल्फेट हमारे पास 1 कॉपर के इक्वल आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये एक ही कॉपर सल्फेट है, उसकी वजह से एक ही कॉपर आ रहा है,
तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? आखिर सबसे पहले हम लोगों ने मोलर मास तो फाइंड कर लिया, वो 159.5 आ गया। सो कॉपर सल्फेट के मोल्स कितने हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स हमारे पास गिवन है 1.274। तो हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, 1.274 को डिवाइड कर देना है 159.5 से, जिसकी वजह से हमें मोल्स निकलेंगे 0.00798 मोल्स आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास 0.0798 मोल्स कॉपर के बनेंगे कॉपर सल्फेट को यूज करके। तो एक कॉपर का मैस कितना है? एक कॉपर का मैस है 63.5। तो हम लोग सिंपली 63.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0798 को, तो आंसर आ जाएगा 0.5072। ये थ्योरेटिकल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास आ रही है वो 0.392 की है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड उसने दी हुई है और थ्योरेटिकल यील्ड भी हमारे पास आ गई है। तो दोनों यील्ड जब आ गई हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उनको डिवाइड करेंगे। यानी कि जो हमारे पास आई थी एक्चुअल यील्ड, उसको हमने डिवाइड किया थ्योरेटिकल यील्ड के साथ, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई 100 किया, तो आंसर आ जाएगा 77.3%। यानी कि एक्चुअल में जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसका 77.3% हमारे पास बन के वापस आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्लॉसरी लिखी है, इसको आप लोगों ने आराम आराम से चलाता हूँ ताकि कोई वर्ड अगर देखना है तो आप लोग देख लो। देन कॉन्सेप्ट असेसमेंट है आपके पास 3.6, वो भी आप लोगों ने खुद करनी है। मैं यहाँ पर उसको दिखा देता हूँ आप लोगों को आराम आराम से। सेम इसी तरह से जिस तरह से अभी हम लोगों ने किया, सिंपल सेम एग्जैक्ट चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो है डिटर्मिनिंग एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज निकालने हैं। तो क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लो। एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग कहते होते हैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स को जो किसी भी कंपाउंड के अंदर होगी, सिंपलेस्ट। इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला उसको। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हम लोग छेड़ा-छाड़ी नहीं करते। तो किस तरह से हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये देखना है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला के लिए जो अगर हम लोगों ने फाइंड करना होगा तो वो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। स्टेप 1 ये है, डिवाइड द परसेंट और ग्राम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स बाय इट एटॉमिक मास। जो भी उसकी परसेंटेज आएगी हमने उसको डिवाइड कर देना एटॉमिक मास के साथ। डिवाइड ऑल रिजल्ट बाय द स्मॉलेस्ट वन, जो सबसे कम वाली आएगी उसके साथ डिवाइड करेंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ आएगी। राइट द फार्मूला विद दोज नंबर एज सबस्क्रिप्ट, एंड देन सबस्क्रिप्ट के साथ हम लोगों ने फार्मूला लिखना है। जो भी आंसर आएगा इनका आया करेगा उसकी सबस्क्रिप्ट के साथ हम लोग लिखेंगे। इससे ज़रा मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के लिए मोलर मास निकालने होंगे। एंड डिवाइड कंपाउंड्स गिवन मोलर मास बाय एम्पिरिकल मोलर मास, एम्पिरिकल मोलर मास के साथ डिवाइड कर देंगे उनको। मल्टीप्लाई ऑल सब्सक्रिप्ट्स इन एम्पिरिकल फार्मूला बाय दैट नंबर, और उस नंबर के अंदर जो भी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला की सब्सक्रिप्ट है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले हमें कार्बन दिया हुआ है जी 40%, हाइड्रोजन दी हुई है 6.7%, ऑक्सीजन दी हुई है 53.3%। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसके अंदर दी हुई हैं एग्जांपल नंबर 3.6 के अंदर। मोलर मास उसने हमें खुद दे दिया जो कि जी 180 ग्राम्स पर मोल कहता है। एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड करो, मॉलिक्यूलर भी फाइंड करो। तो किस तरह से फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि हम लोगों ने मोल्स फाइंड करने होते हैं एम्पिरिकल्स के लिए। तो जो भी हमारे पास ये 40 है तो इसको डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास के साथ जो कि 12 है कार्बन का, डिवीजन की तो 3.33 आ गया। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 नहीं होता है तो उसको 1 के साथ डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3.33% आ गया। अब सबसे छोटा याद रखना 3.33 ही यहाँ पर बन रहा है। अब ये सारे आंसर्स आए 3.33, 6.7, 3.33। तो इन सब को हम लोगों ने क्या करना है, इस तरह रेशोज में लिखना है और इन सब को हम लोगों ने डिवाइड कर देना है 3.33 के साथ, यानी कि जो सबसे छोटा है। तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 ज़ार होगा, ये भी 1 ज़ार हो जाएगा, तो 1 to 1 आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, यानी कि ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 हाइड्रोजन को और ये 1 ऑक्सीजन को, यानी कि CH2 और O हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से फाइंड करना है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स अभी हमारे पास आए हैं CH2O, हम लोगों ने इसका मोलर मास निकालना है। एक ही कार्बन है तो 12, 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2 into 1, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा खाली। ऑक्सीजन भी एक है तो 16, तो आंसर आ जाएगा 30। मोलर मास गिवन है वो 180 है। सो हम लोगों ने यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी होती है जो कि हमारे पास आएगी मोलर मास को अगर हम लोग डिवाइड कर दें मास से। तो हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास जो हमारे पास गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग मोलर मास ऑफ CH2O जो हमें
अभी हमने निकाला है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। जो हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था उसकी सबस्क्रिप्ट में 6 डालना है, यानी कि जो आंसर आया देन 6 को हम लोगों ने हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 6 इस कार्बन के साथ भी आएगा, ये हमारे पास 6 2 जार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये O6 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो C6H12 और O6 हमारे पास ये बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.7 आप लोगों ने खुद करनी है, मैंने यहाँ पर कराई हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपल सेम इसी तरह से निकम्मो खुद कुछ कर लिया करो। आगे जी हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है इसको देखते हैं। देखो परसेंटेज प्योरिटी से मुराद सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमें बताएगा कि कितना क्लीन और कितना प्योर है हमारा सैंपल। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, प्योर मास को डिवाइड कर देना टोटल मास के साथ और देन मल्टीप्लाई 100 कर देना, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको। एक एग्जांपल कराता हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है। टोटल सैंपल उसने हमें दिया वो 6.3 ग्राम्स और प्योर कंपाउंड को कह रहा है 4.2 ग्राम्स है। तो क्या करेंगे, सिंपली प्योर कंपाउंड को डिवाइड कर देंगे टोटल सैंपल के साथ, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 66.67% हमारे पास जो हमारा माल था सारा वो क्या है, प्योर है। तो 3.8 है नेक्स्ट हमारे पास, ये भी आप लोगों ने कर लेना है। कॉन्सेप्ट असेसमेंट छोटी सी है, ये आप लोगों के पास मैथ्स दिया हुआ है, सिंपली दोनों को डिवाइड करना तो देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। 80% आ रहा है इसका। तो ये ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी में आराम आराम से चला रहा हूँ ताकि देख लो। नेक्स्ट टॉपिक है 3.6 और वो है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं वो हम लोगों ने 3.6 के अंदर डिटेल में देखना है, तो बड़े गौर से देखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देखो जब भी तुम लोग कुछ ना कुछ मिक्स करते हो, जैसे समझो शुगर को और सॉल्ट को मिक्स किया पानी के अंदर, तो क्या होगा, तो वो पानी के अंदर फैल जाएगा और लिक्विड का ही पार्ट बन जाता है। तो जितनी चीज़ तुमने डाली है वो उसको हम लोग सल्यूट कहते होते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ स्टफ जो हम लोगों ने डाला है वो सल्यूट कहलाएगा। और जिस चीज़ के अंदर हम लोग डालते हैं, यानी कि जिस पानी के अंदर डाला है जिस चीज़ के अंदर, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहलाती हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन का इजी वर्ड्स के अंदर अगर मैं मतलब बताऊं तो क्या है कि कितनी चीज़ हमारे पास किसी भी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हुई है तो वो कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगी। ओके, अब दो तरह की कॉन्सेंट्रेशन है, एक है डिल्यूट और एक है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डिल्यूट सोल्यूशन क्या है, डिल्यूट सोल्यूशन का मुराद होगा कि सोल्यूट लेस है, यानी कि जो चीज़ हम लोगों ने डाली है वो कम डाली है, नमक चीनी पानी के अंदर पानी इतना ज़्यादा था और चीज़ें जो हमने डाली वो कम डाली हैं, यानी कि सोल्यूट कम डाला है। इसका मतलब होगा कि ये वीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से मुराद है कि सोल्यूट ज़्यादा है, यानी कि जो चीज़ हम लोगों ने डाली है वो ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ अंदर डिजॉल्व हुई है। इसका मतलब है कि चीज़ क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो डिल्यूट हमारे पास वीक होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हम लोग मिक्स करेंगे 1 स्पून शुगर की खाली 1 गिलास ऑफ पानी के अंदर, तो बहुत कम शुगर डाली है ना, तो वो डिल्यूट है। अगर हम लोग 10 स्पून डालेंगे शुगर के पानी के 1 गिलास के अंदर, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर हमने ऊपर ही पहुंच जाना है शुगर करवा के। अच्छा जी, डिफरेंट यूनिट्स टू शो कॉन्सेंट्रेशन। बहुत से यूनिट्स हमारे पास यूज होते हैं कॉन्सेंट्रेशन को शो करने के लिए, और दो मशहूर तरीके हैं, जिसमें पहला है मोलैरिटी, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है स्ट्रेंथ। ये दो चीज़ें हम लोग यूज करते होते हैं। तो मोलैरिटी क्या है, सबसे पहले मोलैरिटी को समझो। मोलैरिटी से मुराद ये है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर देयर इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर के अंदर 1 लीटर का सोल्यूशन था, उसके अंदर कितना सोल्यूट डाला गया है वो मोलैरिटी कहलाएगी। तो मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या हो सकता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि कितने मोल्स हैं उसको हम लोगों ने सिंपली डिवाइड कर देना कितना वॉल्यूम है सोल्यूशन का डीएम क्यूब के अंदर। तो इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। एक मोल क्या था वो हम लोग देख के आए हुए हैं कि एक मोल हमारे पास एक पार्टिकल्स को बताता है, यानी कि 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास हमेशा सेम रहेगा। और एक रियल लाइफ एग्जांपल है बॉटल के ऊपर। हम लोग कहते हैं कि इफ़ द लेबल सेज 18 मोलैरिटी H2SO4, तो इसका क्या मतलब है कि 18 मोल्स हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है उस सोल्यूशन के। अगर कहता है 12.1 मोलैरिटी HCl, इसका मतलब है कि 12.1 मोल्स हमारे पास HCl के 1 dm क्यूब सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है। और एक आध एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, आसान सी एग्जाम्पल है।
हमारे पास सबसे पहले उसने दिया हुआ है 40 ग्राम यूरिया दिया हुआ है और कहता है वो 500 सीएम क्यूब के अंदर है। अब डीएम क्यूब नहीं है, यहाँ पर सीएम क्यूब है, बड़े गौर से देखना। तो 40 ग्राम यूरिया है और वो 500 सीएम क्यूब सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है। तो फार्मूला हमें पता है, फार्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन डीएम क्यूब के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास यूरिया का जो फार्मूला है वो हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं उसका। CH4N2O सबका निकालेंगे, कार्बन अकेला है तो 12 आएगा, हाइड्रोजन 4 है तो 4 इंटू 1, नाइट्रोजन 2 है तो हमारे पास 28 बन जाएगा टोटल, यानी कि 14 एक होती है, और ऑक्सीजन एक ही है तो वो 16 ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा। मोल्स ऑफ यूरिया निकालने हैं, तो मोल्स ऑफ यूरिया निकालने के लिए हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, जो मास गिवन है उसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना मोलर मास के साथ। तो मास कितना है 40 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आंसर मोल्स में आ जाएगा 0.667 आ जाएगा। अब हमारी बात सुनो कि हमें सेंटीमीटर क्यूब में उसने हमें दिया, हमने इसको डीएम क्यूब में लेके जाना है। तो एक डीएम क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 1000 सीएम क्यूब के। तो अगर हमारे पास 500 गिवन है तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो 0.5 डीएम क्यूब आ जाएगा। तो माल सारा हमारे पास रेडी हो चुका है। तो इसका मतलब है मोल्स की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएंगे, वॉल्यूम की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.334 मोलैरिटी पर आंसर आ जाएगा। तो मैं ग्लॉसरी को आराम आराम से चला रहा हूँ, ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है जी, वो अब हम लोगों ने करनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कॉन्सेप्ट असेसमेंट भी है, इसको भी देख लो, वही सेम तरीके से हो रही है, आराम आराम से चला रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी सोल्यूशन की। मोलारिटी देख ली, अब स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब और 1 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी कि कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 1 डीएम क्यूब या 1 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो ये मैथ्स बेस्ड वर्जन है कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि इसके अंदर ग्राम्स आ जाते हैं। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या है कि जो भी मास ऑफ सोल्यूट है उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ। अगर वॉल्यूम डीएम क्यूब के अंदर है तो इसका यूनिट हमारे पास होगा ग्राम डीएम क्यूब, अगर वॉल्यूम सीएम क्यूब के अंदर दिया तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि एक डीएम क्यूब किसके इक्वल होता है 1000 सीएम क्यूब के। तो अगर 1 ग्राम डीएम क्यूब का होगा तो सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइडेड बाय 1000 0.001 हो जाएगा ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एक एग्जांपल कराता हूँ, कहता है कि मास उसने दिया हुआ 20 ग्राम्स और वॉल्यूम दिया हुआ 2 डीएम क्यूब। तो सिंपली दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि मास को डिवाइड कर देना हमने वॉल्यूम के साथ, तो आंसर आ जाएगा 10 ग्राम्स पर डीएम क्यूब। ओके, इसी तरह से ये वाला भी आप लोगों ने सिंपली डिवीजन है, सिंपल चीज़ें थी। ये ग्लॉसरी में आराम से चला रहा हूँ दोबारा। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है जी, ये भी एग्जांपल है, ये हम लोग सिंपल कन्वर्जन कर रहे हैं जी डीएम क्यूब से जी सीएम क्यूब में। स्ट्रेंथ उसने हमें दी हुई है, तो हम लोग को जब पता है कि क्या चीज़ें, यानी कि वो 1 डीएम क्यूब 1000 की इक्वल है, 1 ग्राम्स पर डीएम क्यूब 0.001 की इक्वल है। तो जो 50 गिवन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना 0.01 के साथ, 001 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.05 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ देखनी है, एक और एग्जांपल भी है, वो है जी इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, दोनों की हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन भी देखनी है। तो सेम है जिस तरह से अभी किया, उसने हम लोग को मोलैरिटी दी हुई है, उसको हम लोगों ने जी डीएम क्यूब से जी सेंटीमीटर क्यूब में लेकर जाना है। तो NaOH उसने हमको दिया हुआ है, सो मोलैरिटी उसने हमें दी हुई है। तो अब Na क्या होता है 23 होता है, और O क्या है वो 16 होता है, और हाइड्रोजन एक ही है, तो ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 0.25 मोल्स दिए हैं, तो मास निकालना है तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास के साथ। मोल्स 0.5 है, मोलर मास अभी 40 निकाला है, आंसर 10 ग्राम्स आ जाएगा। तो 10 ग्राम्स डीएम क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से कन्वर्ट करना है जी सेंटीमीटर क्यूब में इसको, तो वो किस तरह से करेंगे, हम लोग को पता है कि एक डीएम क्यूब किसकी इक्वल है 1000 सीएम क्यूब से। जो 10 आंसर आया उसको डिवाइड कर दो 1000 के साथ, तो कन्वर्जन हो जाएगी 0.01 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो दोनों स्ट्रेंथ हम लोगों ने निकाल ली है। ये वाली एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद देखनी है, आसान है, सिंपल, सेम जिस तरह से अभी की है, और कॉन्सेप्ट असेसमेंट भी सेम उसी तरह से हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो। तो ये ग्लॉसरी है, मैं इसको आराम से चला रहा हूँ। तो कोई क्वेश्चंस कुछ कर लिया करो खुदा के बंदो। अब एक ही क्वेश्चन करा सकते हैं, पूरा बैठे तो फिर बहुत टाइम हो जाता। डिल्यूजन ऑफ सॉल्यूशंस है। डिल्यूजन ऑफ सॉल्यूशंस क्या है जिसको समझते हैं। देखो समझो कि आप लोगों के पास एक गिलास है
और उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेमन जूस है, यानी कि बहुत ही खट्टा है। अब आप उसके अंदर पानी डालते हो, पानी डालने से क्या होगा, वो कम खट्टा हो जाएगा, मतलब कि कम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि कम डिल्यूट हो जाएगा। तो इसी का मतलब है डिल्यूजन, इसको डिल्यूजन कहते हैं। तो डिल्यूशन क्या है हमारे पास, यानी कि एक सोल्यूशन को हम लोग वीक कर देते हैं, उसके अंदर पानी ऐड करके या कोई सा भी सॉल्वेंट ऐड करके। अच्छा भला खट्टा था, हमने और पानी डाल दिया तो वो क्या हो गया, हमारे पास डिल्यूजन की तरफ चला गया। अब चंद इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हम लोगों ने याद रखना है डिल्यूजन्स के लिए, और वो है M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। M1 हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, डिल्यूजन से पहले जो था उसकी हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास M1 कहलाएगी। V1 है वॉल्यूम ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन यूज्ड, अब हमारे पास उसका जो पहले वाला वॉल्यूम था वही वाला। M2 हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है डिल्यूजन्स की, यानी कि जब डिल्यूजन कर दी या वीक हो गया उसकी तब वाली। और V2 जो वॉल्यूम आया, यानी कि और पानी शानी डाला है तो उसके बाद जो वॉल्यूम आएगा वो V2 कहलाएगा। और इसी फार्मूलाज को हम लोग यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे वीक सोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग वाले से। तो इसने एक हम लोग को एक्टिविटी दी हुई है, तो एक्टिविटी नहीं करनी होती। और देन हमारे पास एग्जांपल 3.15 है, वो मैं आप लोगों को एक करा देता हूँ। एक्टिविटीज़ नहीं करनी, ठीक है, एक्टिविटीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एग्ज़ाम में नहीं आती होती। सो एग्जाम्पल सिंपल है, हमारे पास 150 cm³ उसने दिया हुआ है 4 मोलैरिटी के ऊपर KNO3 का, और हम लोगों ने 500 cm³ 1 मोलैरिटी के साथ बनाना है। तो M1 हम लोगों को गिवन है, V1 हम लोगों को नहीं पता, M2 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, यानी कि चीज़ हम लोग को गिवन है, फार्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, वैल्यूज पुट करेंगे, V1 को यहीं पर रखेंगे, इन दोनों को आंसर निकालेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 4 125 cm³ हमारे पास आ जाएगा। यानी कि 125 cm³ हमारे पास लेगा 4 मोलैरिटी सोल्यूशन, अगर हम उसके अंदर पानी ऐड करें 500 cm³ का टोटल वॉल्यूम का। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक चीज़ अगर इसमें और है, टाइट्रेशन वगैरह तो नहीं है, तो उसने एग्जांपल कराई हुई है, लेकिन मैं खाली ये बता देता हूँ कि टाइट्रेशन होती क्या है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है एक्टिविटी को। देखो, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप फाइट होती है एक एसिड और बेस के दरमियान, उसको टाइट्रेशन कहते हैं। यानी कि हम लोग बड़े ही आराम से एसिड डालते हैं किसी भी बेस के अंदर, और फिर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये जो एंड पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारे पास कहलाएगा, ये एंड पॉइंट कहलाएगा। और यही चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन क्या है किसी भी सोल्यूशन की। तो एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आती होती। सो यही चीज़ें थी हमारे पास जो हम लोगों ने देखी हैं, और ये थोड़ी सी हमारे पास ग्लॉसरी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट असेसमेंट आखिर में सेम उसी तरह से करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो सिंपल आप लोग कर सकते हो उसी फार्मूले के जरिए, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 जो भी किया है। तो ये मैं आप लोग को आराम से दिखा रहा हूँ, और फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसी गई, सिंपल वही वाला फार्मूला M1 V1 वाला, M2 V2, सही है जो भी कराया है। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, दिमाग खुलेगा, ठीक है ना। सो ये था जी यूनिट 3 स्टोइकोमेट्री स्टूडेंट्स, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट देखा है। नेक्स्ट टाइम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, और इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर में से वो भी अपलोड होंगे, यानी कि हर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट MCQs कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी इंशाल्लाह चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के इंशाल्लाह अपलोड होंगे। तो अपनी सपोर्ट दिखाएं, और हर बंदा जो है 10-10 कमेंट करे वीडियो के ऊपर, ताकि हम लोग को आप लोगों का जो है ना सपोर्ट मिले, और हम लोग के अंदर जज्बा आए कि हम लोग और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाएं। तो स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी पढ़ाई करें, और अल्लाह आप सबको 9th के एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत कामयाब करे, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट भी आने वाला है बहुत जल्द। तो आप लोगों के लिए मेरी बहुत दुआएं हैं, और पूरी मनाहिल एकेडमी की दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स के मार्क्स रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएँ। और अगर नहीं अच्छे आते तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी में अप्स और डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। तो ज़िंदगी में एंजॉय भी करो, ज़िंदगी में पढ़ाई भी करो, और जो आप लोगों का दिल करता है उस फील्ड में जाओ। कभी भी ऐसी फील्ड में ना जाना जिसमें आप लोगों का दिल नहीं है, क्योंकि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिसमें आपका दिल है, वहाँ पर आप दिन के 12 घंटे भी काम करोगे तो थकोगे नहीं, और जहाँ पर नहीं दिल है तो वहाँ पर 2 घंटे काम करके भी थक जाओगे। तो हमेशा परस्यू योर ड्रीम्स। ये बात बहुत हल्की है, लेकिन इसमें बहुत वजन है, इसको आप लोगों को ज़िंदगी में बहुत याद आएगी ये बात। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 स्टोइकोमेट्री, जिसको हम लोगों ने कम्प्लीटली आज देख लिया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी एक्सरसाइज के साथ आएंगे। एंड देन चैप्टर नंबर 4 है
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको भी डिस्कस करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस, हर सब्जेक्ट की वीडियोस मनाइल एकेडमी के ऊपर अवेलेबल है। तो आप लोगों ने जिस भी चैप्टर को सर्च करना है, आप सिंपली चैप्टर का नंबर लिखें, अपना ग्रेड लिखें, ग्रेड 9, 10 जो भी आगे मनाइल एकेडमी लिखें, तो आप लोगों को हमारी वीडियोस मिल जाया करेंगी। वरना सिंपली आप लोग हमारे प्ले लिस्ट से भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। चैनल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा वीडियोस के साथ ही, और प्ले लिस्ट के अंदर हमारे पास चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं, हर चैप्टर की चैप्टर 1 है, अगर फिजिक्स का उसकी 3 वीडियोस हैं। इस तरह से जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट, स्टोइकोमेट्री। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।